हेलो फ्रेंड्स। सो ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टुडे इज़ लाइक 10th ऑफ सितंबर और करसोग ट्रिप से आने के बाद कोई रिकॉर्ड किया नहीं व्लॉग, बिकॉज करसोग सीरीज़ जो थी वो 3 व्लॉग्स के एपिसोड में मैंने कवर किया था और उसके बाद कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुए उनके ऊपर मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिस्कस करते हैं और आपको अपडेट भी करते हैं कि क्या हुआ इन बिटवीन करसोग एंड 10th ऑफ सितंबर। पर्सनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो वहाँ से आने के ड्यूरेशन में मुझे फील हुआ कि शायद मेरी आँखों में पावर चेंज हुई है। तो करीब 4 साल पहले मेरी लेफ़्ट आई में हैमरेज हुआ था और उसकी वजह से लेज़र करना पड़ा था। तो उस टाइम पे भी आँखों में पावर थी, बट डॉक्टर ने बोला कि अभी आप रुक जाइए एंड कुछ टाइम के बाद आप पावर चेक कराइएगा तो जो होगी लग जाएगी। बट उसके बाद टाइम मिला नहीं, फिर कोरोना आ गया और सब चक्कर में लगभग 4 साल का टाइम निकल गया। 4 साल से मैंने आँखों की पावर चेक नहीं कराई थी, बट करसोग से आते टाइम मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, अब करा लेना चाहिए। तो वापस आने के बाद मैंने चेक कराया उन्हीं डॉक्टर से। तो काफ़ी अच्छे आई सर्जन हैं यहाँ गाज़ियाबाद में, और उनसे मैंने चेक कराया तो उन्होंने कहा कि आपकी पावर बढ़ गई है, मायोपिया भी आपका बढ़ गया है, विज़न आपका अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायोपिया की पावर भी आपकी चेंज हुई है, प्लस आपको रीडिंग ग्लासेस भी लगेंगे। सो अभी मैंने जो लगा रखा है ये रीडिंग ग्लास है। मायोपिया के लिए उन्होंने जो नया लेंस प्रिस्क्राइब किया था उससे मैंने एक नया ग्लास बनवाया, क्योंकि पुराना ग्लास काफ़ी टूट गया था। और बट अभी क्या चैलेंज फेस होता है कि अभी तक 2 ग्लासेस लगाने की आदत नहीं थी, तो जब लैपटॉप पे काम करता हूँ या पढ़ता हूँ तो इनको लगाना पड़ता है, और जब ड्राइव करता हूँ तो दूसरा लेंस ये वाला लगाना पड़ता है। इसकी आदत ना होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग ग्लासेस ही लगा के मैं बाहर निकल जाता हूँ, तो देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऑप्शन एक और सोचा मैंने कि बाईफोकल लेंस बनवाऊँगा तो चेंज करने की दिक्कत नहीं होगी, और दूर देखने के लिए ड्राइविंग करते समय मैं इसको यूज़ करूँगा और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको यूज़ करूँगा विदाउट एनी नीड ऑफ चेंजिंग लेंसेज। सो ये एक अपडेट था। दूसरा अपडेट जो फिर एशिया कप अपना शुरू हो गया एंड हमारी टीम बाहर हो गई, और काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हुए। इंडिया में काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए गए परफॉर्मेंसेस के ऊपर। मेरी भी समझ में नहीं आता है कि जब क्रिटिकल मैचेस होते हैं तो हमारे प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर पाते, और जब सिंपल मैचेस होते हैं, बायलैटरल सीरीज़ होती है, सो दे परफॉर्म वेरी वेल। जब तक नॉकआउट का टाइम था अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, बट एशिया कप से बाहर होने के बाद जो अफ़गानिस्तान से मैच हुआ उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई। सो ऐसा क्यों हो रहा है? वेदर वी आर मेंटली नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द प्रेशर ऑफ बिग मैचेस, बिग सीरीज़, आई डोंट नो। बट पूरी कंट्री काफ़ी डिसअपॉइंटेड रही इस तरह की परफॉर्मेंस से, जब हम लोग क्रिटिकल मैचेस को पुल ऑफ नहीं कर पाए। इसके अलावा एक जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ उसमें क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई। क्वीन एलिजाबेथ II इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, और यहाँ की सारी वेल्थ इंडिया की लूट ली गई। ये देश जो सोने की चिड़िया बोला जाता था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाने लगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ से हम शोक संदेश दे रहे हैं
इसका क्या मतलब है, क्यों दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या वाकई हमें दुख होना चाहिए? साथ में हमारे यहाँ के कुछ लोग कोहिनूर वापस ले आने की मांग कर रहे हैं। क्या वो हमसे मांग के ले गए थे जो हम उनसे मांग रहे हैं? क्या हमें वाकई दुख होना चाहिए क्वीन विक्टोरिया की डेथ पे? हमें सोचना चाहिए। एक लंबी ज़िंदगी जी उन्होंने, 96 ईयर्स की, और काफ़ी वेल्दी ज़िंदगी जी। लंदन की बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है, और उनके बाद भी उनके बच्चे जो दुनिया से दौलत लूटी है उस पर राज करेंगे। तो और तीसरा एक जो बहुत ही दुखद रहा, वो राजू श्रीवास्तव जी का स्वास्थ्य खराब होना, और अभी भी वो हॉस्पिटल में ही हैं, इंटेंसिव केयर में हैं। ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। और कुछ चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि दिस विल बी जस्ट प्योर कम्युनिकेशन। देयर इज़ नो इवेंट, नथिंग हैपनिंग अराउंड मी। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो जॉब में होते हैं उनके पास 9 to 5 की जॉब करने वाले लोगों के पास स्पेयर टाइम इतना नहीं होता है कि दे कैन गो आउट। मोस्टली वीकेंड्स होते हैं। वीकेंड्स में भी आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें कि आप लगे रहते हैं। तो व्लॉगिंग के लिए निकलना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बीइंग सेड, बट मैं फिर भी ट्राई करता रहूँगा कि वीकेंड्स में निकलूँ कहीं बाहर, कुछ नई चीज़ें। बहुत सारे, एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ की हिस्ट्री, एक तो हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाई जाती है, और एक जब आप साइट पे जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, तो आप खुद समझते हैं। ऐसी कई जगहों पे मैं गया, और बहुत ही बिखरी हुई है। अभी भी मैं बोलूँगा हमारी हिस्ट्री बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और पढ़ता हूँ। तो हालांकि वो बिट्स एंड पीसेस में हमारे सामने आती रहती हैं, बट एक सिलसिलेवार तरीके से वो हमारे सामने नहीं आती हैं, सो दैट वी कैन मेक सेंस ऑफ इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की एक्चुअली किस टाइम पे क्या हुआ था, ये जगह कैसी थी। तो दिल्ली एनसीआर के पास ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे मैं जाके और इस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, ताकि दैट मेक सेंस कि आप टाइम के साथ उसको रिलेट कर पाएँ कि वो एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे किस टाइम पे। तो एटलीस्ट मैंने ब्लॉग, यूट्यूब में या कहीं भी इस तरह की एक सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी पर्टिकुलर प्लेस की हिस्ट्री नहीं देखी। और ये अब इतना मीडिया स्ट्रांग हो गया है, कंटेंट इतने सारे आ रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है सभी के लिए कि इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने लेके आएँ कि वन पर्टिकुलर प्लेस किस टाइम पे क्या था, ताकि लोगों को रियलिटी पता लगे कि एक्चुअली हमारी हिस्ट्री क्या है। जो हुआ सो हुआ, आई मीन मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, बट एक करेक्ट विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। सो इतना ही है। प्लस घर में आज बच्चों ने आइसक्रीम बनाई है, इनफैक्ट कल रात में बनाई है, और उसको फ्रीज़र में रख दिया गया था। देन अभी उसको टेस्ट करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं, एंड देन कनेक्ट करते हैं। सो हम लोग इस आइसक्रीम का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि घर में बनी है, और इसमें चॉकलेट डाली गई है, क्रीम, और क्या डाला गया था, शुगर है, डिसेंट, मतलब स्वीट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है,
बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी है। थोड़ा सा क्रीमी कम है, क्योंकि घर में जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो इसको चर्न नहीं करते, जिसकी वजह से वाटर के क्रिस्टल्स इसमें रह जाते हैं। तो घर में चर्न करने की अगर फैसिलिटी है तो अच्छी आइसक्रीम बनती है। बट ओवरऑल जितना एफर्ट बच्चों ने किया इसके ऊपर, आई विल गिव लाइक 8.5 आउट ऑफ 10, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड आइसक्रीम। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत मीठी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है, और क्रीमी भी है, हल्की सी चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। आसम। इसमें मिल्क मेड भी डाला है, और इन्होंने काफ़ी देर तक इसको क्रीम को और मिल्क मेड को मिला के चर्न किया था बिफोर फ्रीजिंग। सो आइसक्रीम जो बनती है नॉर्मली, अच्छी आइसक्रीम वो फ्रीज़ होने के साथ साथ भी चर्न होती रहती है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज दिस इज़ ग्रेट, ऑसम। एक और चीज़, अभी हम बात कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर की एंड द वे दे हैव लूटेड दिस कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लूट तो थी, उसमें उन्होंने हमारी वेल्थ लूटी, हमारा सोना, हमारे हीरे जवाहरात लूट के ले गए यहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी भी देखा जाए तो एक लूट हो ही रही है, जिसको ब्रेन ड्रेन बोला जा रहा है। हमारे यहाँ से जो भी क्रीम निकलते हैं आईआईटी से या मेडिकल कॉलेजेस से, वो सारे बाहर जाते हैं। दो कहने के लिए दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ डिफरेंट मल्टीनेशनल्स, बट दे आर नो लॉन्गर इंडियन सिटीजन्स। कुछ हो तो मुझे नहीं पता, बट सारे ही लगभग दे हैव टेकन फॉरेन सिटीजनशिप, and their loyalty do not lies with the country. So those who are feeling very proud of those people who are not Indian by their citizenship, वो एक पैसे का हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। यहाँ आते हैं, मतलब यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, एंड देन दे गो आउट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दे टेक सिटीजनशिप ओवर देयर। इस तरह के लोगों को प्रेस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। उससे ज़्यादा हमें प्रेस करना चाहिए हमारे सोल्जर्स को, हमारे साइंटिस्ट को, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल DRDO, इसरो, जिन्होंने जो अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए। So stop praising them. They are not Indians. They may have skin and blood of Indian, but they are not Indian. So we should not praise them. और गवर्नमेंट को भी एफर्ट करना चाहिए कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के लोग निकलते हैं, उनको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एब्जॉर्व करें, उनको रिटेन करें, लेट देम do not go out of the country। और ये एक बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि बात है कि इतना इंटेलिजेंट होने के बाद लोगों को इस देश में जगह नहीं मिलती है, और दे गो आउट एंड दे डू वेल इन देयर लाइफ, but what they are doing is not adding anything to our country. So government should also think कि उनको किस तरह से रिटेन करें यहाँ पे इंडिया के अंदर। So इसी नोट के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर कनेक्ट होंगे, एंड सॉरी फॉर नॉट गोइंग आउट एनीवेयर। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अभी भी, और शाम को मैंने वर्कआउट का रूटीन शुरू किया है, तो इवन 9:30 पे भी मैं जब निकलता हूँ और 15-20 मिनट वॉक करने के बाद ही फिर पसीने से पूरा भीग जाता हूँ, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है।
सो मौसम थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन के लिए आपको आउटडोर निकलना पड़ेगा, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए अभी थोड़ा सा वेदर सही नहीं है। होपफुली टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर देयर विल बी समथिंग। सो but I'll try my level best to go out and do something special. Maybe some food review I'll do. So इस वीक के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। ट्राई करूँगा फ्राइडे को पोस्ट करने का, अगर फ्राइडे की शाम को नहीं पोस्ट कर पाया तो सैटरडे की शाम को ज़रूर करूँगा। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।